हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपके यानी कि जो लिटरेचर का आपका मैटर है। जो लिटरेचर का टॉपिक है मैंने आपको बताया था, ये कितने नंबर का आता है बेटा? 40 मार्क्स का आता है, 40 नंबर का आता है और 60 नंबर का आपका ग्रामर का आता है। तो ये बात तो हम बहुत पहले आपको बता चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका लिटरेचर का मामला है। तो इसमें बेटा आपकी 3 बुक होती हैं। पहली बुक होती है बेटा आपकी प्रोज, जो एग्जाम में 15 नंबर की आती है। दूसरी बुक होती है बेटा आपकी पोइट्री, जो आपके एग्जाम में 10 नंबर की आती है। और तीसरी बुक होती है आपकी बेटा सप्लीमेंट्री रीडर, जो आपके एग्जाम में 15 नंबर की। तो देखो, तीनों बुकों को मैंने बता दिया है। टोटल किया जाए तो 15 15 30 10 कितना हो गया बेटा? 40 नंबर हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके बेटा 4 क्वेश्चन आपके बेटा इसमें शॉर्ट पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 के आंसर देने हैं और एक के लिए 4 नंबर है, तो 2 के लिए कितना हो गया? 8 नंबर। यानी कि 8 नंबर के आएंगे आपके प्रोज के, जिनको हम आपको बता चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था और उसके साथ साथ उसका आंसर भी डिस्कस किया था। लेकिन इसमें केवल हम क्वेश्चन को ही कराएंगे, क्योंकि आंसर हम आपको पहले बता चुके हैं, आंसर आपको याद भी होंगे। इसीलिए हमने सोचा कि केवल हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आंसर बताते हैं तो हो सकता है कि आपने कोई दूसरा याद किया हो, तो उससे बड़ा कंपेरिजन हो जाता है। इसीलिए हम केवल यहाँ पर क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए बेटा, दूसरा इसमें ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके। 2 क्वेश्चन बेटा आपके लॉन्ग आते हैं और जिसमें से एक आपको करना होता है, जिसके लिए 7 नंबर दिए जाते हैं। तो 7 मार्क्स ये हो गए आपके। तो 7 8 15, मैंने यही कहा था। कितने नंबर की होती है ये बुक आपकी? 15 की। अब बात आती है पोइट्री की, तो 6 मार्क्स का एक आपका एक स्टेक्ट आता है, जिसे स्टेंजा कहते हैं। और 4 मार्क्स का बेटा आपका एक सेंट्रल आइडिया आता है, ठीक। तो ये हो गए आपके 10 मार्क्स। तीसरा बचा आपका सप्लीमेंट्री। तो इसमें भी सिस्टम यही होता है। इसमें बेटा आपको 4 क्वेश्चन शॉर्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन की जो कंडीशन होगी मैं आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन लिखा होगा, उसके साथ और के हिसाब से क्वेश्चन दिया होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर यहाँ और लिखा होगा, फिर क्वेश्चन इसी में और में आपका आ जाएगा एक क्वेश्चन, फिर यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा और फिर इसका होगा, फिर इसके बाद और होगा, फिर एक क्वेश्चन होगा। तो बच्चे गलती ना करें, वो ध्यान रखें। बहुत से बच्चे पहला दूसरा इसी कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने पर उनको आपको केवल 4 नंबर ही मिलेंगे बेटा। इसलिए आपको एक इसमें से करना है और एक इसमें से करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये भी 4 इंटू 2, यानी 4 नंबर के 2 क्वेश्चन करोगे तो कितने हो जाएंगे? 8 मार्क्स हो जाएंगे। दूसरा टॉपिक बेटा इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें से आपको एक का आंसर देना है। इनटू क्या होगा? 7 मार्क्स। तो बेटा ये 7 मार्क्स का हो जाएगा और टोटल कहा जाए तो ये भी बेटा आपका 15 नंबर का हो जाएगा। तो मैंने जो बातें बताई आपकी समझ में आ गई होंगी। और इस तरह से आपका जो टोटल है लिटरेचर का जो टॉपिक है आपका कितना बेटा? 40 नंबर का आता है, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो मुझे अभी बता दीजिए, मैं उसको अभी डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि फिर हम टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे जो सप्लीमेंट्री रीडर के शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह समझना है। ऊपर लिखा हुआ है 30 क्वेश्चन है बेटा, केवल 30 क्वेश्चन तैयार करने हैं और आपके 8 नंबर पूरे हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और इनमें जो भी मोस्ट होगा मैं उसको और बीच बीच में बताता जाऊंगा, ठीक। चलिए बेटा, हाँ बेटा, सभी के लिए गुड आफ्टरनून। ठीक ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, क्योंकि जब तक हमें किसी टॉपिक के बारे में ये नहीं पता होगा कितने मार्क्स का आएगा, तब तक उस क्वेश्चन को करने में कोई आनंद नहीं आता है, ठीक। चलिए बेटा, ठीक ठीक, बहुत अच्छे। हाँ बेटा, सभी के लिए गुड आफ्टरनून।
हाँ जी इल्मा मलिक, बहुत दिन में दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। ठीक, चलिए राधे राधे। बेटी पिसालिया कह रही है राधे राधे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो ये बात क्लियर है और अब चलते हैं जिस टॉपिक का आपको काफ़ी समय से इंतजार था कि सर कब हमें इम्पोर्टेंट बताएं और कब इसकी हम तैयारी करें, तो बेटा वो समय आ गया है अब। ठीक, चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप उसे आसानी से कर सकें। चलिए बेटा शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझना है। आंसर हमने साथ नहीं लिए हैं क्योंकि इसके हम आंसर आपको पहले बेटा करा चुके हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन को टारगेट करना है, पहचानना है और आंसर आपके पास पहले से ही अवेलेबल है। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि यदि क्वेश्चन का मीनिंग आपके माइंड में थोड़ा बहुत है और आपको उस चैप्टर की समरी के बारे में पता है तो शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना बड़ा आसान होता है, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। और मैंने आपको जब ये क्वेश्चन पढ़ाए थे तो आपको तरीका बताया था किस तरह से करते हैं कि आधा तो हम बेटा उस क्वेश्चन में से ही ले लेते हैं जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आधा क्या करते हैं, आधा आप स्वयं थिंकिंग करते हो उसके आंसर को और आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ डज जैकफिनी, हाउ मिस कैसे होता है, डज बेटा हमारी HV है, जैकफिनी इसके राइटर हैं, ट्राई माने कोशिश की, हाउ मिस कैसे, डज HV है, जैकफिनी नाम है बेटा, ट्राई माने कोशिश करना, टू एस्टेब्लिश माने स्थापित करने की, द रियलिटी माने वास्तविकता, एस्टेब्लिश माने स्थापित करना, रियलिटी माने वास्तविकता, ऑफ काकी के होता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ये पहला ही चैप्टर है आपका जिसका नाम है आपका द थर्ड लेवल। क्या है बेटा, थर्ड लेवल नाम है और इसके राइटर है बेटा आपके जैकफिनी। तो चैप्टर की समरी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जब मैंने इसके क्वेश्चन आंसर कराए थे तो बेटा सबसे पहला टॉपिक मेरा इसकी समरी का ही था और समरी को आपको ध्यान से आपने समझ लिया और मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। काफ़ी समय बेटा हमने इस पर वेस्ट किया था। जो बच्चे नए हैं जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि स्टोरी कैसे बनाई जाती है, हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाई जाती है, माइंड में हिंदी को थिंकिंग करना और कॉपी पर उसकी अंग्रेजी बना देना, ये सब बेटा हम आपको पहले सिखा चुके हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं हाउ डज जैकफिनी, हाउ मिस कैसे होता है, डज HV है, जैकफिनी नाम है, ट्राई माने कोशिश की, टू एस्टेब्लिश माने स्थापित करने की, द रियलिटी मिस वास्तविकता, ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क। तो जैकफिनी ने किस पर, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में एस्टेब्लिश द यानी वास्तविकता को स्थापित करने की किस प्रकार कोशिश की, यानी कि जैकफिनी ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में वास्तविकता को स्थापित करने की किस प्रकार कोशिश की या प्रयत्न किया। कोशिश करना या प्रयत्न करना होता है तो आप कोशिश ही याद रखोगे। ऐसे भी कह सकते हैं कि कैसे ट्राई किया, क्योंकि आप जब इंग्लिश के वर्डों को बोलोगे तो बेटा आपको उनकी स्पेलिंग याद नहीं करनी पड़ेगी। आसानी से जब इंग्लिश का वर्ड बोलोगे तो इंग्लिश को आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि जैकफिनी ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में वास्तविकता को स्थापित करने के लिए किस प्रकार कोशिश की। ठीक, पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ स्टाम्प्स कलेक्टिंग, हाउ मिस कैसे होता है, स्टाम्प कलेक्ट डाक टिकट जिसको डाक बोलते हैं, स्टाम्प मिस डाक टिकट होती है उसको बोलते हैं। तो हाउ मिस कैसे, स्टाम्प डाक, कलेक्टिंग माने इकट्ठा करना, इज माने है, ए टेम्परेरी माने अस्थाई, रिफ्यूज मिस होता है आश्रय। क्या होता है, आश्रय। तो क्या होगा, यानी कि टिकट इकट्ठा करना एक आश्रय, कैसा अस्थाई आश्रय किस प्रकार है या कैसे है, तो क्या कहेंगे, यानी डाक टिकट को इकट्ठा करना एक अस्थाई आश्रय कैसे है।
एक बार फिर देख लेते हैं हाउ मिस क्या होता है, कैसे कह सकते हो, किस प्रकार कह सकते हो। ठीक, आगे स्टाम्प कलेक्टिंग, डाक टिकट को इकट्ठा करना। इज माने है, ए माने एक, टेम्परेरी माने अस्थाई, रिफ्यूज मिस होता है आपका आश्रय। तो चलते हैं, तो यहां से कहेंगे डाक टिकट को इकट्ठा करना, एक अस्थाई आश्रय किस प्रकार है। एक एक वर्ड का मीनिंग किया नहीं किया, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। तीसरा क्वेश्चन है वेयर डिड चार्ली स्ट्रे, वेयर डिड चार्ली स्ट्रे, व्हेन ही गॉट लॉस्ट एट द ग्रैंड सेंट्रल। तो देखो यहां से करेंगे, चाहे बहन से कह लीजिए। तो वेयर मिस कहाँ, डिड एच भी है, चार्ली माने चार्ली, स्ट्रे माने भटकता रहा। चार्ली कहाँ भटकता रहा, वेयर माने, वैन माने जब, ही गॉट लॉस्ट जब वो खो गया था, एट द ग्रैंड सेंट्रल यानी जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था, जब वहां पर चार्ली खो गया था तो वो कहाँ पर भटकता रहा था। तो बेटा वो वहीं गलियों में भटकता रहा था, कभी ऊपर जाता कभी नीचे जाता, वहीं गलियों में भटकता रहा था। ठीक, तो इसी तरह से इसका आंसर लेंगे, और जब आंसर लेंगे तो बेटा यहां से शुरू करेंगे इसको, और इस ही को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाम में। तो इस तरह से इसको यहां से लोगे वहां तक, फिर इसके बाद बिकॉज करके, और इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बेटा 3 क्वेश्चनों को एक बार देखिए, फिर आगे चलते हैं इसी तरह से। चलिए बेटा क्लियर है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपको बार बार बैक में नहीं जाना पड़ेगा, और आसानी से क्वेश्चनों को देख सकते हो। ठीक ठीक, बहुत अच्छे, कोई समस्या नहीं है। चलो बीच बीच में बेटा वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। बीच बीच में वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप समझदार बच्चे हैं, वैसे कहा नहीं चाहिए, हमें कहना नहीं चाहिए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, चलो एक बार बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, चैप्टर वाइज बताएंगे, और इसके बाद है सेकंड वाला, और इसके बाद है आपका 5वां। ये 3 क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे। तो इनको बहुत ही अच्छी तरह से करना है, बाकी को थोड़ा कम कम कर लेना है बस। तुम्हारी बात सही है बेटा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आंसर हम पहले आपको दे चुके हैं इनके, आपने देखे होंगे, बहुत ही अच्छी तरह से सिंपल लैंग्वेज में दिए थे। सिर्फ आपको क्वेश्चन को उसमें टिक करना है। इसके लिए क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जो पहले हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे, उसमें जाके आपको टिक करना है और इसको याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डिड चार्ली बाय ओल्ड स्टाइल करेंसी नेक्स्ट डे। वाई मिस क्यों, डिड हमारी एच बी, चार्ली नाम है आपको पता होगा, बाई माने खरीदी, ओल्ड स्टाइल करेंसी पुरानी प्रकार की मुद्रा या पुरानी मुद्रा, नेक्स्ट डे माने अगले दिन, यानी कि अगले दिन चार्ली ने पुरानी मुद्रा क्यों खरीदी। अब वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया था बेटा। थर्ड लेवल का मतलब यह है कि वो ऐसी जगह पहुंच गया था, एक तरह से कहा जाए कि नई दुनिया में पहुंच गया था। नई दुनिया में पहुंचने का मतलब है कि वहां पर
वो करेंसी नहीं चलती थी जो वर्तमान में, जैसे कि अब हमारे यहाँ जो नोटबंदी हुई थी, बहुत सारे नोट सब चेंज हो चुके थे, और अब कहीं आप किसी दुकान वाले के पास पुराना नोट लेके जाओगे तो वो उसको चला लेगा, नहीं चला पाएगा। लेकिन कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं पुराने चल रहे हों और नया लेके जाओगे तो वो कहीं पुरानी जगह पहुंचेंगे तो वो चीज़ आपको वहां देखने को मिलेगी। वही कंडीशन यहाँ पर चार्ली के सामने आई थी। जब चार्ली वहाँ टिकट लेने के लिए जाता है तो जो टिकट कलेक्टर था, जहाँ टिकट मिलती है टिकट काउंटर पर, उसने कहा कि ये पैसे नहीं चलेंगे। फिर उसने करेंसी चेंज की, फिर उसने टिकट ली। तो क्या था बेटा, वाई डिड चार्ली बाई ओल्ड स्टाइल करेंसी नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन चार्ली ने पुरानी मुद्रा क्यों खरीदी? क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता था, यानी कि वो जहां से आया था वहां जाना चाहता था, इसलिए उसने पुरानी मुद्रा चेंज की और उससे फिर टिकट खरीदने के लिए। चलिए बेटा अगला देखते हैं। व्हाट डिड सैम, सैम इसका एक मित्र था जो मनोचिकित्सक था, एक साइकोट्रेस्ट, इसको बोलते हैं साइकोट्रेस्ट। तो सैम क्या था, यानी कि जो आपका चार्ली है इसका एक मित्र था और साइकोट्रिस्ट भी था वो। से व्हाट डिड सैम से, सैम ने क्या कहा इन हिज लेटर, अपने पत्र में, टू चार्ली, चार्ली से, चार्ली से सैम ने अपने पत्र में क्या कहा? तो क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि जब तक तुमको थर्ड लेवल ना मिल जाए फिर से तुम उसे खोजते रहना। उसने यही कहा था, जो पत्र उसने दिया था, और उसने बताया था कि मैं करीब 8 दिन वहां रह के आया था और सारी बातें उसने बताई उस लेटर में। और फिर उनसे कहा कि तुम अपनी खोज को जारी रखना, यानी तुम उसे ढूंढते रहना, वो तुमको भविष्य में मिल जाएगा। कौन कौन? उसकी पत्नी जो थी, दोनों को खोजते रहना है। ठीक, इन क्वेश्चनों को बेटा हम बहुत अच्छे से करा चुके हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट के लिए बेटा हम आपको टाइम देंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी, चिंता मत करो, बस खुश रहो। अगला क्वेश्चन है, हु की स्पेलिंग गलत लिख गई है, परेशान मत होना। हु इज द टाइगर किंग? हु माने कौन, इज माने है द टाइगर किंग। यहां से बेटा आपका ये पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। और देखो 5 क्वेश्चन लिए हैं पहले चैप्टर से हमने, और टोटल आपके कितने हैं बेटा? टोटल आपके 6 चैप्टर हैं। कितने हैं? 6 चैप्टर हैं आपके। और 5 के हिसाब से लिया जाए तो सिंपल सी बात है, कितने हो गए बेटा? 30 हो गए ना। तो ऊपर 30 लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो यहां से बेटा आपका दूसरा चैप्टर शुरू होता है, द टाइगर किंग। क्या है? द टाइगर, द टाइगर किंग। बहुत अच्छा चैप्टर है, काकी ने इसे लिखा है। चलो इसके क्वेश्चनों को देखते हैं अब। तो मैंने आपको बताया है पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद है दूसरा है, और दूसरे के बाद है पांचवा। इन क्वेश्चनों पर बहुत ही अच्छी तरह से फोकस करना है। तो हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है? व्हाई डज ही गेट दैट नेम, और उसे यह नाम कैसे मिला, क्यों मिला? वाई मीन्स क्या होता है बेटा? क्यों, यानी कि उसे ये नाम क्यों मिला, उसका ये नाम क्यों पड़ा। तो पहली बात, कौन टाइगर किंग कौन था? टाइगर किंग कौन था बेटा? एक राजा था, और उसने 100 टाइगर को मारने का एक प्रण लिया था कि मैं 100 टाइगरों को मारूंगा। इसीलिए लोग उसे टाइगर किंग के नाम से कॉल करने लगे थे, पुकारने लगे थे। ठीक, चलिए बेटा अब आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ये सबका क्लियर है? नहीं बेटा, मौसम खराब था, आपको पता होगा, या आपके यहाँ नहीं है खराब? तो वैसे ही मौसम खराब था, बारिश बंद नहीं हुई तो क्लास कैसे होती।
ऑफिस आई मीन सेंटर घर से थोड़ा दूर है इस वजह से, और थोड़ी टेक्निकल भी प्रॉब्लम थी। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से। व्हाट मीन्स क्या, डिड द एस्ट्रोलॉजर, जोशी ने क्या कहा। ही वुड डू, वह करेगा। जोशी ने क्या कहा, वह करेगा। इफ, यदि, द महाराजा किल्ड द 100 टाइगर, यदि महाराजा 100 बाघों का शिकार करेंगे तो जो जोशी था वो क्या करेगा। तो बेटा जोशी ने क्या कहा था, जोशी ने बहुत सारी बातें कही थी। उसने कहा था कि मेरे पास जो जोशी के कागज हैं उन सबको मैं फाड़ के फेंक दूंगा, और अपने जो चोटी है सिर पे जो बाल हैं उन बालों को सबको कटवा दूंगा यदि वो 100 टाइगर का शिकार करेंगे तो उसने ऐसा प्रण लिया था। ठीक, हाँ। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाउ डिड द महाराजा स्टैंड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। हाउ मीन्स कैसे या किस प्रकार कह सकते हैं, महाराजा स्टैंड इन डेंजर, स्टैंड खड़े हुए थे या शामिल थे, इन डेंजर खतरे ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम, अपने राज्य के खोने के खतरे में किस प्रकार शामिल थे। हाउ कैसे, और कैसे, डिड ही वार्ड ऑफ द क्राइसिस, और उन्होंने संकट को कैसे या किस प्रकार दूर किया। यानी कि उनके राज्य में जो खतरा आने वाला था उस खतरे को उन्होंने कैसे दूर किया। ठीक, तो दो बातें हैं, मैंने बताया था कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 बातें होती हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बेटा उसमें 4 या 3 बातें दी होती हैं। तो यहां पर आपको एक बात और अच्छी तरह से याद रखनी है कि यदि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो यदि आपने बेटा, नहीं बेटा क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं क्वेश्चन रिपीट, बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर रिपीट होते हैं। कभी कभी कोई क्वेश्चन ज़्यादा ही अच्छा होता है तभी रिपीट होता है। पैसेज में दिक्कत होती है, पैसेज में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारा मामला समझने का है बेटा। क्वेश्चन में भी ऊपर लिखा होता है रीडिंग सेक्शन, क्या होता है, रीडिंग सेक्शन। अच्छी तरह से पढ़ लो, समझ लो, आंसर हो जाएगा। 15 में से 12-13 नंबर तो आसानी से आ जाते हैं। चलिए अगला है बेटा, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर। हाउ मिस कैसे, बिल मिस गागी के एचवी है, महाराजा प्रिपेयर तैयार करेंगे, हिमसेल्फ माने स्वयं को, फॉर द 100 टाइगर, 100 बाघों के लिए, विच वाज सपोज्ड टू डिसाइड हिज फेट, यानी उन्होंने अपने भविष्य को क्या बनाया, निर्णायक बनाया, जिससे उनके भविष्य का निर्णायक था, जो उनके भविष्य का क्या था बेटा, निर्णायक था। तो हाउ विल महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ, यानी कि महाराजा ने 100 बाघों को मारने के लिए अपने आप को कैसे तैयार किया, कैसे प्रिपेयर किया। और दूसरी बात क्या है, विच वाज सपोज टू डिसाइड हिज फेथ, और अपने भाग्य को किस प्रकार निश्चित, निर्णायक रूप में निश्चित करेंगे, किस तरह से अपने भाग्य का निर्णय करेंगे। यानी 100 बाघों को मार देंगे तो उनके भाग्य निर्णय हो जाएगा, और नहीं मार पाए तो उनकी मृत्यु बाघ के द्वारा ही हो जाएगी। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 10वां, हाउ वाज द 100 टाइगर किल्ड। हाउ मिस कैसे, 5 मिस हाथी थे, 100 टाइगर किल्ड, यानी 100वां जो बाघ था उसे कैसे मारा गया। अब इसमें क्या है, हाउ मिस कैसे, वाज द 100 टाइगर किल्ड, यानी 100वें बाघ की मृत्यु किस प्रकार हुई थी, कैसे मारा गया था। ये बेटा आपके जो दूसरा चैप्टर था उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, द टाइगर किंग, और इसमें जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं वो भी एक बार देख लीजिए।
वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बेटा इस बार। क्वेश्चन नंबर ये है बेटा एक 8वां नंबर, और क्वेश्चन है आपका नमा है, और इसके बाद है 10वां। ये 3 क्वेश्चन है बेटा, इनको अच्छी तरह से आपको याद करना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। चलिए इन दोनों क्वेश्चनों को और देख लेते हैं, और उसके बाद फिर इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेना, और इसमें भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए ठीक, अब बेटा देखो, आने को तो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नहीं आएगा यही आएगा। अब आप कहो कि सर ये नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है, लेकिन अपना जो अपने हिसाब से हम जो कह रहे हैं आप उसको याद रखें, और तुमको लगता है तो तुम उसको याद करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको मत छोड़िए, कभी कभी तुम्हारी बात भी बेटा सत्य हो सकती है। चलिए, हाउ डू जूलॉजिकल फेनोमेना हेल्प अस, हाउ मिस कैसे। जूलॉजिकल होती है आपकी भूवैज्ञानिक, फेनोमेना होती है घटना। क्या होती है बेटा, यानी कि भूवैज्ञानिक घटनाएं, हेल्प माने सहायता करती हैं, अस माने हमारी। जो भूवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं वो हमारी सहायता कैसे होती हैं, यानी कि भूवैज्ञानिक घटना जैसे कि मान लीजिए बारिश आए, ये कैसी घटना है, इसको हमने बुलाया था नहीं, ये अपने आप स्वयं घटना हुई है, तो बारिश से बेटा इससे बेनिफिट होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि हाउ डू जूलॉजिकल फिनोमिना, जो भूवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं, हेल्प पर सहायता करती है हमारी, टू नो जानने में, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड, मानव जाति के बारे में, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने में हमारी सहायता करती हैं। जैसे कि मान लीजिए अब पृथ्वी के नीचे खुदाई की जाती है, खुदाई करने पर क्या होता है, बहुत सारी चीजें वस्तुएं निकलती हैं, उन वस्तुओं से ये पता चलता है कि ये वस्तु जमीन में कितने समय से पड़ी हुई है। डायनासोर के बारे में लोगों को कैसे पता चला कि पहले डायनासोर थे, जब खुदाई हुई तो उनमें डायनासोर के अवशेष मिले, अवशेषों को जाके लेबोरेटरी में चेक किया गया, तो उनसे पता चला कि इतने समय पहले हमारे यहाँ पर इस पृथ्वी पर डायनासोर रहते थे। अगर वो उनके कंकाल तंत्र या उनकी अस्थियां अगर नहीं मिलती तो कोई व्यक्ति जान सकता था कि यहाँ पर डायनासोर का वास था। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो वो किससे मिलती है बेटा, वो हमारी जो भूवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं वो हमें सहायता करती हैं किसके बारे में, मानव जाति के इतिहास के बारे में, कि मनुष्य का विकास कब से हुआ है, कैसे हुआ है, इन सब के बारे में उनसे पता चलता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डिड द राइटर, हाउ मिस कैसे डिड हमारी एचपी, राइटर माने लेखक, फील महसूस करते हैं, ऑन रीचिंग माने पहुंचने पर या पहुंचकर, यानी कि लेखक कैसा महसूस करते हैं पहुंचकर, कहां पर, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो आपका महाद्वीप है, बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, ये तीसरा चैप्टर है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी जर्नी में यात्रा, किसकी यात्रा, एंड ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के अंत की यात्रा। जैसे कि मान लो पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी है,
अब यहाँ पर कोई व्यक्ति पहुंचना चाहता है, यहाँ पहुंचना चाहता है, यहाँ चाहता है, यहाँ पहुंचना चाहता है, तो उसको इसके अंत की यात्रा करनी है। तो इसके अंत पर पहुंचना चाहता है, तो यहाँ पर क्या है, अंटार्कटिका। तो क्या है, हाउ डिड द राइटर फील, लेखक ने कैसा महसूस किया ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका महाद्वीप था वहां पर पहुंचकर कैसा महसूस किया, और क्या महसूस किया है, एंड वाई, और क्यों, यानी कैसा महसूस किया और क्यों महसूस किया, ये बातें इसमें पूछी गई हैं। क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट है लेकिन बेटा लास्ट ईयर आ चुका है ये, ठीक है, वैसे तो इंपोर्टेंट है लेकिन लास्ट ईयर आ चुका है, फिर भी आप इसको याद कर लेना, ठीक। चलिए अब बेटा चाहो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने बताया था कि अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे कि आपको पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं बेटा। बताइए बेटा यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आंसर बेटा सब करा चुके हैं हम आपको, आप जाके देख लेना। अगर आपकी ऐसी बात है तो हम आंसर के साथ इसको डिस्कस कर देते। चलिए बेटा आगे देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसमें से बेटा कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगा। मेरे हिसाब से एक शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको इसमें से जरूर मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट माने क्या, इज माने है, द सब्जेक्ट माने विषय, डेट जो फीदर्स शामिल है, मोस्ट इन द एनवायरमेंटल, इसमें जो आपका वातावरण है उसमें बहुत ज़्यादा शामिल है, डिबेट्स किसके कारण, बहस, यानी इसकी बहसों, जिसकी जो बहस की जाती है वो बहुत ज़्यादा इसमें शामिल है। वाई इज अंटार्कटिका एट द सेंटर ऑफ सच डिबेट्स, वाई मिस क्यों, इज माने है, द अंटार्कटिका माने अंटार्कटिका, एट द सेंटर एक केंद्र है, ऑफ सच डिबेट यानी कि ऐसी बहसों, जो बहस होती हैं, जैसे कि किसी टॉपिक पर कोई बहस चर्चा होती है तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ऐसी चर्चा का क्या है, डिबेट्स, यानी ऐसी बहसों का क्या है, एक केंद्र है। क्या है बेटा, एक केंद्र है, यानी जिस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा बहस की जाती है। कहा जाता है कि वहाँ पर ये है, वहाँ वो है, वहाँ ये होता है, यदि अंटार्कटिका में ये हो गया तो ये घटना घट जाएगी, वहाँ पर अगर तापमान बढ़ गया तो नुकसान ये हो जाएगा, तापमान नहीं बढ़ेगा तो ये नुकसान होगा। तो ये बातें किसमें रहती हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, इनकी बहुत ज़्यादा बहस होती है। आगे है, वाई इज अंटार्कटिका द आइडियल प्लेस ऑफ टू स्टडी, वाई मीन्स क्यों, इज माने है, अंटार्कटिका यानी अंटार्कटिका, टू आइडियल एक आदर्श स्थान है। कैसा स्थान, आदर्श स्थान, टू स्टडी किसके लिए बेटा, पढ़ने के लिए या अध्ययन करने के लिए। यानी कहा गया है कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है पढ़ने के लिए बड़ा अच्छा स्थान है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी करने वाला कोई, ना तो वहाँ प्रदूषण है ना कोई चीज़ कुछ भी नहीं है, इसलिए कहा गया है। दैट स्मॉल चेंजेज इन एनवायरमेंट, और जो वातावरण में वे छोटे छोटे बदलाव होते हैं, कैन हैव फॉर रीचिंग इफेक्ट, बड़े दूरगामी होते हैं। यानी कि वहाँ पर जो बदलाव होते हैं बहुत बहुत दूर होते हैं, यानी बहुत दूर बदलाव होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत दूरगामी होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। हाउ लॉन्ग हैव द ह्यूमन सिविलाइजेशन, हाउ लॉन्ग माने कितना समय, हैव द ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी मनुष्य की जो सभ्यता है, मानव सभ्यता, बीन अराउंड यानी हमारे ओर जो मानव सभ्यता बसी हुई है उसे कितना समय हुआ है। हाउ लॉन्ग मीन्स क्या होता है, कितना समय हुआ है। लॉन्ग समय के लिए आता है, हाउ लॉन्ग हो गया, हाउ मैनी हो गया, हाउ मच हो गया। ये हमारे क्वेश्चन वर्ड कैसे होते हैं। हाउ मच क्या होता है, हाउ मच होता है किसी वस्तु की मात्रा बताने के लिए।
हाउ मैनी उसकी गिनती बताने के लिए, कितनी गिनती है, और हाउ लॉन्ग क्या होता है, उसकी संख्या बताने के लिए। व्हाट इज द ह्यूमन इम्पैक्ट, व्हाट मीन्स क्या, इज माने है, द ह्यूमन माने मनुष्य का, इम्पैक्ट माने प्रभाव, ऑन द अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज, यानी कि और इसका क्या प्रभाव होता है, किस पर, पृथ्वी पर, और उसके जो रिसोर्स साधन होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी मनुष्य के जो क्रियाकलाप होते हैं उनसे इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बेटा आपका तीसरा चैप्टर भी यहाँ खत्म हो चुका है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं एक बार। ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक और क्वेश्चन था, ये रहा आपका, एक क्वेश्चन पीछे बता चुके हैं, तो इसके भी 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस तरह से बेटा आपके 3 चैप्टर हो चुके हैं, और अब चौथा चैप्टर है, बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, आपको पता होगा बेटा, द एनिमी। क्या है, द एनिमी, जिसका मतलब होता है दुश्मन कह सकते हो, शत्रु कह सकते हो। और इसे पल्स असबक ने लिखा है बेटा इसको। चलिए, तो क्वेश्चन बेटा ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर जो है सदाओ, यानी कि इसमें बताया गया है कि जब डॉक्टर सदाओ जो जापान के रहने वाले थे, और दूसरा आपका अमेरिका है। चलिए, हु वाज डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ कौन थे, वेयर वाज हिज हाउस, और उनका घर कहाँ था। तो डॉक्टर सदाओ जो थे एक शल्य चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे, और इनका घर समुद्र के किनारे बना हुआ था। तो इस क्वेश्चन को बेटा हमने बहुत ही अच्छी तरह से लिखवाया है। बेटा जब हमने इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे उस समय आपको यही बताया था हमने कि क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बेस पर कैसे बनाते हैं। एक बार जाके उसमें प्लेलिस्ट में आप उसको वीडियो को देख लेना। ये वीडियो सिर्फ आपको इसलिए है कि आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकें और आप इन क्वेश्चनों को जाके उसमें ढूंढें और उनको फिर याद करें। ठीक, चलिए अगला है, हाउ डिड सदाओ हैपन टू मीट हिज फ्यूचर वाइफ, है ना। हाउ मिस कैसे, डिड एच बी है, सदाओ में सदाओ हैपन टू मीट मिले, हिज फ्यूचर वाइफ अपनी जो भावी पत्नी थी, यानी कि जो भविष्य में बनने वाली पत्नी थी, उससे कैसे मुलाकात हुई, किस प्रकार उससे मिले। तो कैसे मिले थे, जहाँ पर ये रेंट पर रहते थे वहीं पर इनकी मुलाकात उनसे हुई थी, लेकिन उन्होंने उससे शादी के लिए एग्री नहीं हुए थे, क्योंकि ये चाहते थे कि शादी ये वह जब करेंगे उस लड़की से करेंगे, इनके पिताजी इनको परमिशन दे देंगे, इसीलिए इन्होंने वहाँ पर इनसे शादी नहीं की थी। आगे है, एंड वाई डिड ही नॉट मैरी हर इन अमेरिका, और इन्होंने अमेरिका में उससे शादी क्यों नहीं की थी। तो मैंने अभी बात आपको बता दी है कि उन्होंने शादी अमेरिका में क्यों नहीं की थी। व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ सदाओ, सदाओ की पहली प्रतिक्रिया क्या थी, व्हेन जब ही सॉ द वाउंडेड मैन, जब घायल व्यक्ति को उन्होंने देखा। ठीक, अब बेटा इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चनों को आपको याद करना है अच्छी तरह से। एक तो पहला ही क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छी तरह से आपको याद करना है।
और अगला है आपका बेटा 18वां क्वेश्चन। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हाउ डिड द डोमेस्टिक सर्वेंट, हाउ मिस कैसे डिड द डोमेस्टिक सर्वेंट यानी घरेलू नौकर। अब देखो जब इन्होंने उस अमेरिकी नाविक की सहायता की थी तो इनके घर के नौकर इनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि तुमने एक विदेशी की सहायता की है, तुमने एक देशद्रोही दूसरे देश का जो उसकी सहायता की है। तो हाउ डज द डोमेस्टिक सर्वेंट शो देयर रिसेंटमेंट ऑफ द एनिमी इन द हाउस ऑफ देयर मास्टर। हाउ डिड द डोमेस्टिक सर्वेंट यानी कि जो घरेलू नौकर थे उन्होंने क्रोध प्रकट किया, गुस्सा प्रकट किया ऑफ द एनिमी, कब, जब उनके घर में किसको, उन्होंने शत्रु को अपने मालिक के घर में रहने पर उन्होंने इस बात के लिए क्या किया था, क्रोध प्रकट किया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा प्रकट की थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा शो किया था। शो मीन्स क्या होता है, दिखाना होता है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा किस प्रकार दिखाया था, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा इन्होंने कैसे दिखाया था। तो इन्होंने कहा था कि यदि आप इसकी सहायता करेंगे, यदि आप इसका इलाज करेंगे तो हम आपके घर को छोड़कर चले जाएंगे, इन्होंने ऐसी बात कही थी। तो यही मुख्य बात है इसमें कि क्रोध कैसे दिखाया था। अगर स्वयं बनाना चाहोगे तो यहाँ से लोगे इसको डोमेस्टिक सर्वेंट, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोड, और पूरा इसको लोगे यहाँ तक, और फिर डेट के बाद की करोगे। और क्या कहा था कि यदि आप इसको यहाँ से नहीं भेजोगे तो क्या किया था, हम आपके घर को छोड़ के चले जाएंगे, यही बात कही थी उन्होंने। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट विल डॉक्टर सदाऊ एंड हिज वाइफ, व्हाट मिस क्या, विल मिस गागी ये होता है, सदाऊ एंड हिज वाइफ सदाऊ और उसकी पत्नी, डू माने करना होता है, विद द मैन व्यक्ति के साथ, यानी डॉक्टर सदाऊ और उसकी पत्नी डॉक्टर किसके साथ, उस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे। अब क्या करेंगे उस व्यक्ति के साथ, भाई घायल व्यक्ति है उसका इलाज करेंगे, और क्या करेंगे, अगर नौकरों की बात मानेंगे तो क्या करेंगे, उसके पॉइजन का, उसके इंजेक्शन लगा देंगे जहर का, वो मर जाएगा, यही तो था। लेकिन डॉक्टर का काम मारने का नहीं होता है बेटा, बचाने का होता है। तो उन्होंने यही कहा कि इसको हम बचाएंगे, और जो वहाँ के जर्नल हैं उनको इस बारे में बताएंगे, और वो इसके प्रति एक्शन लेंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इसमें नहीं आते हैं बहुत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो किसी में नहीं आते हैं। हमने आपको उसका जो पैटर्न था बताया था, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल आता है, एप्लीकेशन लेटर आता है, अनसीन पैसेज आता है। कहाँ से बिलोंग करते हैं मुझे बताइए आप। हाँ, हाई स्कूल स्तर पर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बेटा। हाँ जी कमलकांत, ठीक। चलिए अगला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डू यू थिंक वाज चॉइस प्रॉब्लम। अब बेटा यहाँ से ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है और अगला चैप्टर आ गया है आपका। इसके लिए बेटा ये वाला क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और यहाँ से फिर आपका बेटा अगला चैप्टर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर, वो चैप्टर नंबर 5 है आपका,
शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या है? शुड विजार्ड हिट मम्मी। तो बेटा इसमें स्कंक की कहानी है, मैंने आपको बताया था कि एक छोटी लड़की थी जो, जिसका नाम क्या था? जो था, और उसके फादर जो थे वो उसको कहानी सुनाते थे। तो व्हाट डू यू थिंक, आपके विचार से, यू थिंक आपके विचार से, जो इस प्रॉब्लम वाज, तो जो लड़की थी उसकी क्या समस्या थी, यानी आपके विचार से जो की क्या समस्याएं थी। अगला है व्हाट वाज द सीक्वेंस, व्हाट मिस क्या, वाज माने था, द सीक्वेंस माने क्रम, क्रम क्या था? दैट जो, ऑल द स्टोरीज सभी कहानियां, विच जैक टोल्ड हिज डॉटर, जैक जो थे वो अपनी पुत्री को सुनाते थे, फॉलोज, यानी कि उन कहानियों का क्या सार था कि अपनी पुत्री को जो सुनाते थे, तो वो अपनी पुत्री को स्कंक की कहानी सुनाते थे और उसी कहानी को और अपने हिसाब से उसका अंत करते थे। लेकिन जब बेटी बड़ी हो गई थी तो कहानी सुनाने का उनका क्रम क्या था कि बेटी को सुलाने के लिए, लेकिन बेटी बड़ी हो गई थी तो वो सोती नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछती थी, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट करती थी, क्योंकि वो उसको कम से कम 2-3 साल से उसको कहानी सुना रहा था। अगला है क्वेश्चन 23, व्हाट पार्ट ऑफ द स्टोरी, कहानी का कौन सा भाग, डिड जैक हिमसेल्फ एंजॉय द मोस्ट, जैक ने स्वयं आनंद लिया है, यानी कहानी के किस भाग का जैक ने सबसे ज्यादा आनंद लिया है। तो बेटा इसमें आपका अगला क्वेश्चन है 24, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन दैट इज गिवन बाय जैक फॉर मम्मी हिटिंग द विजार्ड, तो व्हाट इज द जस्टिफिकेशन, क्या निर्णय है, दैट की इज गिवन बाय जैक, कि जैक के द्वारा दिया गया, जैक के द्वारा कहा गया कि मम्मी हिट विजार्ड, के जादूगर को भी क्या करना चाहिए, फॉर मम्मी हिटिंग, मम्मी को मारना चाहिए था, किसको? जादूगर को। तो इस बारे में निर्णय करना है कि उसको मारना चाहिए था या नहीं मारने चाहिए था। जैसे कि उसने जब उसकी स्मेल को चेंज कर दिया था और जब वो घर पर पहुंचता है तो उसकी मम्मी कहती है कि तेरे अंदर अब कैसी स्मेल आ रही है, और वो उसको वहीं लेके जाती है और वो साथ में छाता लेके जाती है बेटा, और उसके छाता उसके सिर में मारती है और कहती है कि मेरे बेटे की जो स्मेल पहले थी वही स्मेल कर दीजिए। अब इसमें यह कहा गया है कि जादूगर को भी उसको मारना चाहिए था। तो अब कहानी का अंत यही खत्म होता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है कि वो उसको बदल देता है, बस कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें यह कहा गया, बेटी कहती है कि नहीं, उसको भी उसके मारना चाहिए था। उसने उसको क्यों मारा था? क्योंकि उसने बदलने ही कहा था, उसने बदल दिया, लेकिन उसने मारने की बात कौन सी आई? तो ये बात इसमें कही गई है क्योंकि बेटी समझदार हो गई थी, तो फिर वो क्वेश्चन पुट ऑफ करना उसने शुरू कर दिया था। यूपी बोर्ड से हो बेटा, तो यूपी बोर्ड में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते नहीं हैं। मैंने देखो इसका सिलेबस डिस्कस किया है, आप जाकर सिलेबस को देख लीजिए एक बार बेटा। अगर उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं हैं तो मुझे बताना, फिर मैं आपको बेटा बताऊंगा। ठीक। सीबीएसई में आते होंगे बेटा, ऐसा है ना, सीबीएसई का पैटर्न थोड़ा, वैसे पैटर्न तो सबका सेम है और ऐसी बात है तो मुझे बता देना, मैं देख लूंगा बेटा। ठीक, चलिए चलते हैं बेटा, अगली स्लाइड को देखते हैं। और इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो मैं आपको बता देता हूं। पहला ही आपका 21 का ये है, तो इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। और इसके बाद है आपका ये लास्ट वाला है आपका 24। इन क्वेश्चनों को बेटा आपको अच्छी तरह से देखना है। बाकी जो क्वेश्चन तो सभी आपको याद करने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मैं टिक कर रहा हूं, जिन पर मैं लिख रहा हूं, उनको और बढ़िया तरह से याद करना है। चलिए लास्ट स्लाइड है, बड़े ध्यान से समझना है इसको बेटा।
वाई डज जैक थिंक, वाई मिस क्यों, डज हमारी एच भी है, देखिए बेटा जल्दी से देख लीजिए, वाई डज जैक थिंक द एंड ऑफ द स्टोरी शुड नॉट बी चेंज, जैक ने क्यों कहा, जैक ने क्यों सोचा कि कहानी का जो अंत है उसे बदलना नहीं चाहिए, शुड नॉट चेंज, उसे बदलना नहीं चाहिए, लेकिन बेटी ने कहा था, लेकिन जैक कहता है कि उसके अंत को नहीं बदलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द डिसेबिलिटी, यहां से बेटा आपका छठा चैप्टर शुरू हो चुका है, छठा चैप्टर जो मिस्टर लेम वाला है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ऑन द फेस ऑफ इट। तो व्हाट इज द डिसेबिलिटी, अपंगता क्या है, व्हाट माने क्या, इजमान है द अपंगता, दैट द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति की अपंगता क्या है, सफर फ्रॉम, जिससे वह कष्ट भोगता है, तो अपंगता आपको पता है क्या है, उसकी एक टांग युद्ध में कट गई थी। हाउ डज ही कोप विद इट इन हिज डेली लाइफ, और वह उस इसके दैनिक जीवन में उसको कैसे, हाउ डज ही कोप विद इट इन हिज डेली लाइफ, और उसने इसको उसका दैनिक जीवन है उसको वो कैसे उसको निभाता है, कैसे उसको महसूस करता है। अगला है वाई डज मिस्टर लैम लीव, वाई मिस क्यों, डज मिस्टर लैम लीव ने छोड़ दिया, छोड़ता था या खुले रखता था, हिज गेट ऑलवेज ओपन, यानी अपने जो दरवाजे थे वो हमेशा खुले रखता था। वाई डज ही लिव इन ए हाउस विदाउट एनी कर्टेन, और घर में क्या है बिना पर्दों के रखता था, विदाउट एनी कर्टेन, घर में कोई भी पर्दा नहीं रहता था। अगला है बेटा हाउ डज द ओल्ड मैन गेट अक्रॉस द आइडिया, हाउ डज द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति के दिमाग में गेट अक्रॉस एन आइडिया, कैसे उसके मन में एक विचार आया, दैट वन कैन नॉट गो थ्रू लाइफ बीइंग स्केयर्ड, यानी कोई भी व्यक्ति भयभीत होकर नहीं जी सकता है, यानी कोई व्यक्ति डर डर के नहीं जी सकता है। अगला है क्वेश्चन बेटा हाउ डज द ओल्ड मैन ट्राई टू बी ए फ्रेंड ऑफ डेरी, हाउ माने किस तरह से, किस प्रकार, डज द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति ने, ट्राई माने कोशिश की, टू बी माने बनाने की, ए फ्रेंड ऑफ डेरी, डेरी को अपना मित्र बनाने की किस प्रकार कोशिश की। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है द प्ले माने द प्ले एंड्स, नाटक जो है खत्म होता है, ट्रेजिकली, कैसे, दुखद, यानी नाटक का जो अंत होता है कैसा होता है, दुखद होता है। यट फिर भी, लीव्स वन विद सेंस ऑफ होप, फिर भी उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर सेंस ऑफ होप, भावना होती है, किस चीज की, अनुभव की भावना होती है उसके अंदर, फिर भी वह अनुभव की भावना को छोड़ता है। एक्सप्लेन, क्या करिए इसको, एक्सप्लेन करिए इसका, इसको समझाइए, इसका जब वर्णन कीजिए, ये बात कही गई है इसमें। चलिए बेटा इसमें क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 27 नंबर क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद करना है। और इसके बाद 29 क्वेश्चन है, और इसके बाद है, बस यही क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आपको याद करना है। इसके बाद ऊपर ये भी देख लीजिए किस तरह से वो कष्ट भोगता है, हाँ ये वाला, ठीक, ये 3 क्वेश्चन है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा ठीक, ये थे बेटा आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बुक आपकी सप्लीमेंट्री थी। इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है, यदि एग्जाम में आए तो इनको बेटा बहुत अच्छी तरह से लिखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, शुरुआत में बताया था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 नंबर के आते हैं। ठीक है बेटा, तो क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और फिर अगली क्लास में आपको के साथ मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ जो ज़्यादा नंबर के आते हैं। तो मैंने आपको बताया था हम उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में ज़्यादा नंबर के आते हैं। तो ये भी टॉपिक बेटा एग्जाम में आपका 8 नंबर का आता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक था। ठीक है, तो जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।